Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about structure of animal cell. So first of all, I am telling about animal cell. What is animal cell? Animal cell क्या है? दोस्तों आपको हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल से पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनिमल सेल क्या है। व्हाट इज एनिमल सेल? एनिमल सेल इज द टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट कंटेन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन outside the nucleus, means well developed nucleus is present in any animal cell, and other some specialized organs which is found in animals and human being both, called as animal cell. And on these and on these categorization, means all organelles contain a specific characteristics which are discussed to you. शो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अब हम आपको बताएंगे कि एनिमल सेल की संरचना क्या होती है, एनिमल सेल की या किसी भी एनिमल सेल की, जिसमें कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के सेंस में प्लांट सेल भी आते हैं, एनिमल सेल भी आते हैं और फंगल सेल भी आते हैं और कुछ प्रोटिस्ट मीन्स कुछ छोटे छोटे जीव प्रोटिस्ट के अंतर्गत भी आते हैं। तो सभी को मिलाकर बनता है यूकैरियोटिक सेल। तो जिसमें से आज हम यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत की एनिमल सेल के बारे में आपको बता रहे हैं और आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से जान गए तो आप एनिमल सेल के बारे में टोटल डिस्कस एग्ज़ाम में आराम से कर सकोगे। इसलिए ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल का एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। आइए देखते हैं एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स के क्या क्या वर्क हैं इस एनिमल सेल बॉडी के अंतर्गत। आइए देखते हैं, जानेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के अंतर्गत। सबसे पहले हम आपको बताएंगे न्यूक्लियस के बारे में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एनी सेल बॉडी और न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ एनी एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी। न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अभाव में किसी भी एनिमल सेल या किसी भी लिविंग सेल की संरचना कंप्लीट नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द मेजर रोल इन एनी सेल। सो न्यूक्लियस इज़ द मेजर पार्ट of any animal cell body or of any eukaryotic cell in sense of animal cell. Nucleus is called as portion of nucleus and in which nucleolus is present. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये न्यूक्लियोलस इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियोलस इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये जो राइबोसोम्स को बनाने का कार्य करता है। मीन्स न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडअप ऑफ राइबोसोम्स। जो छोटे छोटे ये सब राइबोसोम्स पाए जाते हैं किसी भी एनिमल बॉडी के अंतर्गत, तो इन राइबोसोम्स को बनाने का कार्य न्यूक्लियोलस ही करता है। मीन्स न्यूक्लियोलस इज़ द बेसल पार्ट ऑफ एनी एनिमल सेल बॉडी एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट। हमने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल में वो भी एनिमल सेल के अंतर्गत जो एनिमल सेल के बाहरी पार्ट होते हैं, मीन्स ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसके बाहर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
पाया जाता है। मीन्स न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखिए ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स न्यूक्लियस के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन द न्यूक्लियस पार्ट एंड इन विच मीन्स inside the nucleus nucleolus is present, which is responsible for making ribosome, and it is a important part of any animal body. अब यहाँ पर हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस के बारे में बताया, तो आप इतने पॉइंट्स को जान गए होंगे। अब आइए यहाँ से देखते हैं हम इसके जो न्यूक्लियस का पार्ट ये पूरा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर कहने का ये सेंस है कि किसी भी एनिमल सेल के अंदर की तरफ मीन्स इनसाइड की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इज फाउंड इनसाइड एनी एनिमल सेल एंड इट इज़ जेली लाइक स्ट्रक्चर which is lubricating in nature, and it makes the shape and size of animal cell, and it is responsible for many organelles made up of in own place. मीन्स ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे जो खाली स्थान है ये खाली नहीं है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि लुब्रिकेटिंग इन स्ट्रक्चर होता है। मीन्स ये जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है कोशिका द्रव्य पाया जाता है। मीन्स इसमें पूरी फ्लूइड भरी रहती है जो कि लुब्रिकेटिंग नेचर में होती हैं, जो कि जेली लाइक ये स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, ये पूरी बॉडी के अंतर्गत पाया जाता है। और ये साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है मीन्स साइटोप्लाज्म सभी जो अंगक हैं जैसे कि सेंट्रोसोम, गाल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी अंगकों को अपने स्थान पर बने रहने में ये साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। मीन्स साइटोप्लाज्म सभी ऑर्गेनेल्स को, सभी अंगकों को अपने स्थान पर बनाए रखता है। तो इट इज़ द वर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। Ribosome is found in any animal cell and which is responsible for protein synthesis for the animal cell, and this protein in the form of ATP helps the animal body, and इससे क्या होता है राइबोसोम जो होता है तो दो प्रकार से पाया जाता है किसी भी एनिमल बॉडी के अंतर्गत। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये राइबोसोम जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं, मीन्स दीज राइबोसोम्स, यहाँ पर देखिए राइबोसोम, यहाँ देखिए राइबोसोम, ये जो पिंक स्ट्रक्चर बनाया गया है ये राइबोसोम्स का है। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो दीज राइबोसोम्स विच इज इन फ्लूइड फॉर्म एंड इन साइड द साइटोप्लाज्म, एंड दीज फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स, यहाँ पे देखिए दीज फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विच इज वर्क ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में राइबोसोम पाया जाता है ये बाहरी मीन्स ये बाहरी तरफ भेजा जाता है। ये जो राइबोसोम फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में पाया जाता है ये सेल मेम्ब्रेन का कार्य कंप्लीट करता है। मीन्स ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ये प्रोटीन सेल के द्वारा सेल के बाहरी पार्ट पर भेजी जाती है। मीन्स या तो सेल के बाहर या तो ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनती है ये राइबोसोम जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में पाई जाती हैं। और हम आपको बता दें, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं, मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं। और कुछ प्रोटीन जो अनावश्यक होती है वो सेल बॉडी से बाहर भेज दी जाती है, और जो आवश्यक होती है वो जो है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये हिस्सा बनती है, मीन्स इसका पार्ट बनती है। एंड
कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन जो राइबोसोम्स जिनका निर्माण करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिस पे आप देखेंगे स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ये बीड्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कहे जाते हैं राइबोसोम। मीन्स हमने आपको यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनके बारे में बताया, और यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पर चिपके हुए होते हैं राइबोसोम, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो राइबोसोम होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो चिपके हुए होते हैं, ये जो राइबोसोम होते हैं ये सेल बॉडी के अंतर्गत, मीन्स ये सेल बॉडी के अंतर्गत रिपेयर और मरम्मत का काम करते हैं। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यहाँ पे जो ये आप देखेंगे ये राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर जो है ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनी हुई है। ये सेल बॉडी के अंतर्गत ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से राइबोसोम का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो है ये सेल बॉडी के अंदर ही अंदर ये प्रोटीन का है, इस प्रोटीन का यूज होता है। मीन्स राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर की सतह पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं ये जो हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, और ये प्रोटीन जो संश्लेषित होता है राइबोसोम के द्वारा ये सेल बॉडी के अंदर ही यूज किए जाते हैं। ये प्रोटीन मीन्स सेल बॉडी के अंतर्गत ही ये प्रोटीन जो है सेल्स की मरम्मत और ग्रोथ के लिए सेल के अंदर ही जिम्मेदार होते हैं, सेल की बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं और वहीं पर इनका कार्य कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। दीज स्मॉल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियन, क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और कई माइटोकॉन्ड्रिया अगर मिल जाएंगे तो उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द वर्क ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका के पावर हाउस की तरह कार्य करता है। मीन्स ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पूरी सेल बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये एनर्जी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो सेल बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल बॉडी के अंतर्गत एनर्जी को प्रोड्यूस करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में प्रोड्यूस करता है, एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है। और ये एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये बॉडी में ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके माध्यम से ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और वो भी उन भोज्य पदार्थों या उन न्यूट्रिएंट्स को एटीपी के रूप में बदलकर, मीन्स ये जो एटीपी के रूप में बदल जाते हैं, ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं ये एनर्जी के रूप में पूरे सेल बॉडी की रिपेयर एंड मरम्मत में, किसी भी प्रकार के रिपेयर में हेल्प करते हैं सेल बॉडी की। सो इट इज़ द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द एनर्जी सप्लायर फॉर द सेल बॉडी एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। यहाँ पर आप देखेंगे तो वैक्यूल, यहाँ पर कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल बॉडी में बीचों बीच पाए जाते हैं वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल में, कुछ एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं ये वैक्यूल, लेकिन कुछ एनिमल सेल में ये वैक्यूल पाए जाते हैं। एंड दिस टिनी स्ट्रक्चर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर containing waste material and water and food material। means vacuole is responsible for food, water and waste material। ये वैक्यूल जो होता है ये संग्राहक का काम करता है, मीन्स किसी भी सेल बॉडी में संग्रहित करता है वाटर को, भोज्य पदार्थों को और वेस्ट मटेरियल को। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ वैक्यूल। एंड 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन एनी एनिमल सेल। फर्स्ट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्ट में ER से भी दर्शाते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बॉडी के अंदर अंतर्गत पाए जाते हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जो होते हैं, इनकी सतह पर आप देखेंगे तो पिंक कलर के स्ट्रक्चर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, बीड्स की तरह गूंथे हुए होते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन को सेल बॉडी में ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। मीन्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल बॉडी के अंतर्गत प्रोटीन के और लिपिड के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मीन्स सेल बॉडी के अंतर्गत ये पूरे सेल बॉडी में जहां आवश्यकता होती है वो प्रोटीन और लिपिड को पहुंचाते हैं। मीन्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं सेल बॉडी के अंतर्गत। एंड दिस इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही दूसरा टाइप है जहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मीन्स चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये जो होता है सरफेस पूरा क्लियर होता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए कहा जाता है रेटिकुलम, क्योंकि ये खुरदुरे होते हैं। मीन्स इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन्स खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पाए जाते हैं किसी भी सेल बॉडी के अंतर्गत। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प भी करता है राइबोसोम के साथ मिलकर, क्योंकि इसी के सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। इसे गोल्गी एपरेटस कहिए, चाहे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए, चाहे गोल्गी बॉडी कहिए, क्योंकि ये गोल्गी एपरेटस जो होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है गोल्गी एपरेटस का। और ये गोल्गी एपरेटस दिस गोल्गी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साल्टिंग। मीन्स ये गोल्गी एपरेटस क्या करता है, किसी भी जो प्रोटीन और लिपिड का जो छटाई होता है, मीन्स साल्टिंग का काम गोल्गी एपरेटस करता है। एंड उसे मॉडिफाई करने का कार्य गोल्गी एपरेटस करता है। एंड उसे पैकेजिंग करके भेजने का कार्य, सेल बॉडी के अंदर भेजने के कार्य भी गोल्गी एपरेटस करते हैं। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं, ये किसी भी प्रोटीन और लिपिड सेल को सबसे पहले उसे मॉडिफाई करते हैं, मीन्स उसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, और उसकी छटाई या सॉल्टिंग करते हैं। उसके बाद इन्हें जो है जहाँ पर आवश्यकता होती है, इन्हें सेल बॉडी के अंतर्गत भेज दिया जाता है। पैकेजिंग करने के बाद इन्हें बॉडी के अंतर्गत, मीन्स सेल बॉडी के अंतर्गत भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनकी आवश्यकता होती है, मीन्स प्रोटीन और लिपिड की। इसलिए इन्हें पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मीन्स गोल्गी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एक तरह से ये पोस्ट ऑफिस की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये सेल को पैकेजिंग का काम करते हैं, छटाई का काम करते हैं और मॉडिफिकेशन का कार्य करते हैं। मीन्स एक तरह से पोस्टमैन की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रोसोम इज़ फाउंड नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस या केंद्रक के पास पाया जाता है। इट इज़ अ वेरी टीनी स्ट्रक्चर, यह बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, बट इट्स वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन सेल डिवीजन। लेकिन इसके वर्क जो होते हैं सेंट्रोसोम के, वो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं। एंड सेंट्रोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम जो होता है वो 2 सेंट्रियोल्स से मिलकर बना होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, ये सेल डिवीजन में इनकी काफ़ी भूमिका होती है, जिसके द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और निर्माण होता है। सो दोस्तों, आपने जाना न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंड एक पॉइंट यहाँ पर शेष है लाइसोसोम।
यहाँ पर हम जानेंगे लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम क्या है और ये बॉडी में क्या वर्क करता है। दोस्तों हम आपको बता दें, लाइसोसोम जो होता है उसे हम कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। मीन्स सेल का सुसाइड बैग, मीन्स लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइसोसोम होता है, ये जो पुराने सेल्स होते हैं, जो जैसे डैमेज्ड सेल होते हैं, जो कुछ कोशिकाएं एनिमल सेल बॉडी में डैमेज्ड हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं और उसके बाद ओल्ड सेल हो जाते हैं, तो उस प्रकार के डैमेज्ड सेल या ओल्ड सेल को ये पूरी तरह से ख़त्म करके उनको आगे न्यू सेल्स बनते हैं। तो लाइसोसोम का ये कार्य है कि ये ओल्ड सेल या फिर डैमेज्ड सेल को पूरी तरह से ख़त्म करने का कार्य करता है। मीन्स उनके खात्मा का कार्य करने के कारण इस लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग ऑफ द सेल। दोस्तों आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनिमल सेल के बारे में आज सब कुछ जाना। अभी हम रिटन फॉर्म में भी आपको इसे बताएंगे। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।